हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू नीट पे जी सीरीज। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो ये है हमारा सेकंड वीडियो थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें अपन हीट कैपेसिटी और अपने रिलेशन के बारे में अपन बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी मेरे साथ नोट्स बनाने के लिए बैठे होंगे, पेन और कॉपी लेके बैठे होंगे, ठीक है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपको जो डेरिवेशन वाले टर्म है जो आपसे नहीं पूछे जाते हैं उसको अपन थोड़ा सा स्किप करके डायरेक्ट फॉर्मूला के बारे में भी बातें करेंगे। क्लियर है? तो चलो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम करने वाले हैं अपना हीट कैपेसिटी। यहाँ पर रिलेशन करेंगे अपन H और U के बीच में, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर आइसोथर्मल एंड आइडियाबैटिक टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। एंथैल्पी तो अपन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इन सारी को लेके आज अपन जो टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, ये सारी की सारी टर्म के बारे में अपन डिस्कस करना है। उम्मीद है आप सभी भरपेट बैठे होंगे और यहाँ पे आप मेरे साथ जो है पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना किससे, एंथैल्पी से। एंथैल्पी क्या होता है, सबसे पहले आपको ये टर्म जो है वो समझना पड़ेगा। एंथैल्पी होता क्या है, तो देखो ध्यान से, एंथैल्पी कुछ नहीं है, सिर्फ अगर मैं बोलूं हीट को ही ये लोग क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी बोल देते हैं। सर तो फिर हीट अकेला क्यों नहीं बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो। हीट अगर यहां पर मैं बात करूं, हीट कोई भी, या फिर मैं बोलूं कांस्टेंट प्रेशर पर, कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट होती है, जो क्या होती है, आपकी हीट होती है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एंथैल्पी बोलते हैं। है ना, काफी इजी, ठीक है। ये क्यों आया सर, तो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। ये एक आपके पास मैटर पड़ा हुआ है, इसके पास मास है, ठीक है, और ये कुछ वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। वॉल्यूम क्या कर रहा है, ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं ये क्या हो गया, सबने पढ़ा होगा, ये क्या हो गया, मैटर हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर लेबोरेटरी में हो रही होती, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे प्रेशर को भी वो कांस्टेंट रखते हैं, प्रेशर को वो क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, और आपका जो टेम्परेचर है उसको भी कांस्टेंट रखते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर मैं इन जनरल बात करूं, इन जनरल अगर आप लेबोरेटरी से बाहर आते हो, लैब से बाहर आते हो, तो आपको ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, ये सारी की सारी कंडीशन तो मिलती नहीं है, ठीक है। वहां पर आपका क्या वर्क करेगा, प्रेशर भी लगेगा और वॉल्यूम भी क्या होगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपांड होगा। सही बोल रहा हूं, ठीक है। चलो अपन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि एक रिएक्शन हो रही है, मान लो, ठीक है। अब अगर एक रिएक्शन हो रही है, वहां पर गैस की रिएक्शन हो रही है, तो दो पॉसिबिलिटी है क्या, या तो वो एक्सपांड हो सकती है, या वहां पे क्या होगा, एक्सपांशन होगा, या तो उसका होगा एक्सपांशन, मतलब या तो वो गैस जो है वो बढ़ेगी, या फिर वो क्या हो सकता है, यहां पर वो कंप्रेस हो सकती है, या तो वो क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है, या तो एक्सपांशन होगा या कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो इसके बीच में हीट का क्या बिहेवियर होगा, ठीक है, ये हमें समझना है, ठीक है। तो अगर एक्सपांशन हो रहा है तो याद रखना वो हीट को क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा, हीट को वो एब्जॉर्ब करेगा। मतलब जो आपका हीट जो रिलीज होगी, उसके पास जो हीट है, अगर उसको रिलीज करना है तो वो बहुत कम अमाउंट में होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं, ठीक है। ये कैसे समझा सर आपने, अगर कोई भी गैस है उसको एक्सपांड होना है, मतलब उसको कुछ एनर्जी चाहिए होगी जो अपने आप को वो दूर दूर कर सके। सिंपल सी बात है, जैसे कि अगर कोई गैस है उसमें काइनेटिक एनर्जी जब तक नहीं आएगी तो वो भागेगा कैसे, ठीक है, मतलब आपको कुछ तो एनर्जी देना पड़ेगा। अब अगर मैं बोलूं कि वो जो रिएक्शन है क्या वो कितनी हीट इवॉल्व करेगा, तो मैं बोलूंगा बहुत कम हीट इवॉल्व करेगा, अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो, ठीक। चलो अब यहाँ पे देखो, अगर आपकी कोई गैस है वो कंप्रेस हो रही है, मतलब उसे कोई भी हीट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा ये हीट क्या कर रहा है, रिलीज करेगा, ये हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। समझ गए आगे इतनी बात, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, एक्सपांशन होगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा, कम हीट रिलीज होगी। लेकिन अगर कंप्रेशन हो रहा है या फिर कंप्रेस हो रही है गैस, तो वो हीट क्या करेगा, बहुत ज्यादा रिलीज करेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हमको इस बात से क्या क्या पता चल रहा है कि यहां पर प्रेशर भी वर्क कर रहा है और एक्सपांशन और कंप्रेशन की बात हो रही है, मतलब वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, अगर लैब से बाहर आके बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो अगर अब आपको एंथैल्पी निकालनी है तो कैसे निकालोगे, तब
इसी कंडीशन में उन्होंने एक फैक्टर निकाला, एक फंक्शन निकाला जिसको बोलते हैं एंथैल्पी, जिसको अपन शो करते हैं किससे, डेल एच से। ठीक है, एच से इसको शो करते हैं, डेल बताऊंगा अभी क्यों लगाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया था ना कि डेल एच से अपन किसको शो करते हैं, एंथैल्पी को। यहां तक सबको क्लियर होगा मेरे ख्याल से। अब ध्यान से सुनो, अगर मुझे एंथैल्पी निकालना है तो वो क्या होता है, तो एंथैल्पी होता है कोई भी, अगर मान लो मैं इस मैटर का मेरे को एंथैल्पी निकालना है, ठीक है, इसके अंदर कितनी एनर्जी है वो निकालना है, तो कैसे निकालूंगा मैं, देखो यहां पर इसके अंदर की टोटल इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूं एंथैल्पी। एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखते रहेंगे, एंथैल्पी इज इक्वल टू हो जाएगा इसके अंदर की इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और अब क्या वर्क कर रहा है, देखो P और V वर्क कर रहा है, तो मैं यहां पे लिखूंगा प्लस PV एनर्जी। PV एनर्जी, PV एनर्जी क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ है, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है, तो वो भी यहां पर लगेगा। तो इसको अगर मैं एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा H इज इक्वल टू U प्लस PV, ऐसे। क्लियर है, समझ में आ गया। अब अगर इसको मैं सीधे सीधे निकालना चाहूं तो H ऐसे नहीं निकलता, H डायरेक्ट नहीं निकलता। क्यों नहीं निकलता, क्योंकि हम डायरेक्ट क्या नहीं निकाल सकते, इंटरनल एनर्जी जो है एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते। इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्ट अगर नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो क्या आपका H की वैल्यू आएगा, वो भी नहीं आएगा, H की वैल्यू भी नहीं आएगी। यहां समझ में आ गया, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इसीलिए इसके सामने लगता है डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस PV, जो भी क्या हो सकता है, ये खुद भी चेंज हो सकता है। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब मैं बोल सकता हूं कि हाँ जी, जो डेल H है मतलब जो एंथैल्पी है वो आपका क्या हो गया, स्टेट फंक्शन, वो पाथ फंक्शन नहीं है, वो स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो यहां पर अपन एक चीज और लिखेंगे कि जो एंथैल्पी होता है आपका, वो क्या होता है, वो होता है आपका स्टेट फंक्शन, ये होगा आपका स्टेट फंक्शन। क्लियर, समझ में आ गया इतना, ठीक है। डेल H है तो स्टेट फंक्शन अगर सर आपने बोल दिया तो क्या मैं इसको H2 माइनस H1 से निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकते हो, ठीक है। कि यहां पर डेल H को अगर आपको निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो H2 माइनस H1 से, ऐसे करके, ठीक है। तो आप अगर ऐसा निकालोगे तो यहां पर ये भी गलत नहीं होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्या क्या देख लिया अपन ने, देखो एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी होता है कि अगर हीट की मैं बात करूं किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पर, तो उस हीट को ही एंथैल्पी बोला जाता है। इस फंक्शन को इसलिए लाया गया क्योंकि अपन हर गैस की रिएक्शन जो है या फिर हर रिएक्शन लेबोरेटरी में नहीं कर सकते, बाहर भी करना पड़ेगा, तो वहां पर आपकी एक और एनर्जी वर्क करेगी, कौन सी, पीवी एनर्जी आपकी वहां पे वर्क करेगी। और अगर पीवी एनर्जी वर्क करेगी तो एंथैल्पी में उसका सम हो जाएगा ना भाई, उसके अंदर का एनर्जी और वहां पे उसके पीवी एनर्जी, तो ये बन गया अपना। ठीक है, मैंने क्या बोला, H को अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपन इंटरनल एनर्जी जो है किसी भी सिस्टम की अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं आता है। क्लियर, तो अपन क्या करेंगे, डेल लगा दो, डेल लगा दो तो क्या होगा, H2 माइनस H1 से, मतलब वो स्टेट फंक्शन हो जाता है। ये आपकी जो इक्वेशन है, ये आपकी मेन इक्वेशन है जो कि आपको लगती है, इसको मैं लिखूंगा IMP इक्वेशन है ये वाली। क्लियर, समझ में आ गया इतना, क्लियर है यहां तक तो, ठीक है। चलिए अब अपन इसके थोड़ा आगे बात करेंगे, लिखना चाहो इसको लिखो, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला, फिर अपन आगे चलते हैं। तो ये वाला रिलेशन अपन ने पिछले बारे में देखा था, ठीक है, जो वाला पिछले ही था वो यहाँ पे मैंने आपको रेफरेंस के लिए लगाया, ठीक है। देखो अब अपन दो तीन चीजें और हैं कि अपना डेल H निकला था, डेल H इज इक्वल टू निकला डेल U, मैंने क्या लिखा था, डेल PV। क्यों, क्योंकि PV चेंज हो रहा था, PV एक एनर्जी है। अब ध्यान से सुनते रहना, अब अगर मैं यहाँ पे आपको कभी लिख के दे दे कि एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर आपका प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो तो क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है भाई, सीधे लिखो डेल H, तो ये एक्सप्रेशन जो आपका चेंज हो जाएगा डेल U, ये हो जाएगा P जो है कांस्टेंट है तो इसको P लिख दो, डेल V, ये एक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक इक्वेशन बना लेना ऐसा। अब अगर आपसे बोल दे कि कांस्टेंट वॉल्यूम हो, अब उसने क्या कर दिया कि मान लो वॉल्यूम को कर दिया कांस्टेंट, वॉल्यूम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो क्या हो जाएगा, देखो तो कुछ नहीं होगा, यहां पे चेंज हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस यहां पर V डेल P हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड इक्वेशन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया। ये तो बहुत ही कॉमन होगा, ये तो आपको बिल्कुल आप ही कर लेते, ये तो है कि नहीं,
ये तो आप भी कर सकते हैं। चलो अब यहां पर अपन बात करते हैं कि डेल एच और डेल यू के बीच में जो है वो रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से बस समझते रहना। चलो अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ध्यान से देखना। यहां पर क्या हो गया, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है ये, ठीक है, ये रहा आपके पास एक कंटेनर, ठीक है। यहां पर ए जो है वो एक गैस है और यहां पर बी जो है उसका प्रोडक्ट है। मतलब यहां पर ध्यान से देखो, ये ए गैस है जो बना रहा है बी प्रोडक्ट, ऐसा ए और बी मतलब एक ही रिएक्शन हो रही है, उन दोनों की चीजें हैं। ऐसा नहीं समझना कि ए गैस अलग है बी गैस अलग है, ठीक है। तो ए क्या है आपका रिएक्टेंट, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, ठीक। और ये क्या है आपका, ये है आपका प्रोडक्ट, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर, यहां तक समझ गया होगा। चलो अब ध्यान से देखो, अब अगर तुम आइडियल गैस इक्वेशन लगाओगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लिए तो क्या हो जाएगा वो, यहां पर हम सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी, ठीक है। पी क्योंकि कॉन्स्टेंट लेके चल रहे हैं हम, तो वी ए इज इक्वल टू एन ए, आर तो कांस्टेंट ही होगा और एक टेम्परेचर कांस्टेंट। क्लियर, चलो ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। कौन सी, थर्ड मान लेते हैं इसको। चलो फॉर क्या है, फॉर ए के लिए। अब बी के लिए देखो तो क्या हो जाएगा, पी क्योंकि कांस्टेंट है तो पी जैसे का तैसा, वी हो जाएगा बी वी इज इक्वल टू एन बी आर और ये टी, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, दोनों को जरा माइनस कर दो। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा, क्या, इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 मतलब 3 माइनस 3, देखो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका। आप डायरेक्ट लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, आप भी कर सकते हो। ये P जो है ये तो बाहर ही रहेगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, NB माइनस NA, और ये दोनों के दोनों कांस्टेंट है RT, मतलब दोनों में कॉमन है, कांस्टेंट नहीं है। और वैसे तो R कांस्टेंट ही है, लेकिन ये दोनों कॉमन है तो ये बाहर लिख गया। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं, P डेल V इज इक्वल टू डेल N R और ये T लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये जो रहा P डेल V, इसका ये जो आपकी जो वैल्यू आई है डेल N R T, इसको मैं यहां पर पुट कर रहा हूं। देखो तो क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू आई है अपनी, ठीक है, मैं उसको रख रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये क्या हो जाएगा, डेल H इज इक्वल टू हो जाएगा डेल U प्लस डेल N R और ये T। अब ध्यान से देखना, जरा एक काम करो, अगर किसी ने 2023 का पेपर देखा हुआ है, अगर किसी ने 2023 का पेपर देखा गया है, तो ये वाली इक्वेशन उसमें डायरेक्ट पूछी गई थी। और क्या पूछा था सर उसमें, क्या न्यूमेरिकल आया था? नहीं भैया, न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आया। क्या आया था पता है, डायरेक्ट उसने बोला कि बताओ कौन सी इक्वेशन सही है। यहां पे उसने माइनस लगा दिया, ठीक है, कभी इसको इधर लेके चला गया, कभी डेल एच की जगह पे उसने ये लिख दिया, ठीक है, और कभी ये वाली इक्वेशन दे दी, तो आंसर क्या होता, सिर्फ ये होता। समझ गए, डायरेक्ट क्वेश्चन इस इक्वेशन से लेके आ गया था। ठीक है, उसने बस एनजी लिखा था इधर। ठीक है, एनजी क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस। ठीक है, एनजी कैसे निकालते हैं वो मैं बताता हूं आपको। ये वाली इक्वेशन को एक काम करो, सबसे पहले जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, आप भी उसको हाईलाइट कर लें। ठीक है, ये जो वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा। क्लियर, चलो अब अपन बात कर लेते थोड़ी एनजी की, कि एनजी कैसे निकलता है। देखो, तो एनजी जो रहता है आपका, ये क्या कर दिया सर, चलो देखो, जो आपका एनजी रहेगा, एनजी कैसे निकालोगे, एनजी निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ गैसेस। मतलब कि यहां पर रिएक्टेंट के साइड कितने प्रोडक्ट आपके गैस है और प्रोडक्ट के साइड कितने हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ गैसेस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, मोल्स ऑफ गैस एट प्रोडक्ट साइड माइनस रिएक्टेंट साइड। पूरा का पूरा सेम रहेगा, यहां पे मैं रिएक्टेंट लिख रहा हूं। मतलब नहीं समझे सर हम, ध्यान से सुनो, मैं बता देता हूं। अगर ऐसा रहा कि A जो है वो टूट के बना रहा है B प्लस C, ये दोनों के दोनों गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है, तो Ng की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, प्रोडक्ट माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितने हैं, देखो यहां पे 2 है ना, 2 गैस के प्रोडक्ट है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 माइनस एक ही है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1 लिख दोगे, इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। सर अगर उल्टा रहा, अगर उल्टा रहा तो क्या करेंगे, देखो चलो वो भी देख लेते हैं। अगर मान लो यहां पर आपका उल्टा हो रहा है, जैसे कि मान लो ये जो रिएक्शन है ये उल्टे साइड आ रही है। ठीक है, देखो कैसे, ध्यान से देखना, ये जो इक्वेशन हो गई आपकी, ये दोनों मिलके B और C मिलके बना रहे हैं A, तो अब क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट हो गए।
ये बी और सी क्या हो गए, रिएक्टेंट हो गए, और ए क्या हो गया, आपका प्रोडक्ट हो गया। तो क्या करना है, फिर से सेम चीज, एन जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने प्रोडक्ट हैं, एक प्रोडक्ट है, माइनस कितने रिएक्टेंट है, 2 हैं, तो इसको -2 कर दो, कितना जाएगा, -1 आ जाएगा। तो एन जी की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, वो नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, और जीरो भी पॉसिबल है। समझ गए, जीरो कैसे पॉसिबल है सर, मान लो 2 गैस रिएक्ट करके 2 प्रोडक्ट बना रही हैं, तब भी तो आएगा ना, सेम ही चीज आएगा। मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बी और सी हो रहा है, तो यहाँ पे मान लो एक डी बन रही है गैस, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 प्रोडक्ट -2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे रिएक्टेंट हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 0 जाएगा। क्लियर है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। आप ध्यान से सुनो, मैं आपको कंडीशन बताता हूं, एन की वैल्यू आप ऐसे निकालोगे। अब एन अगर पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल 0 रहा तो क्या होगी एच की वैल्यू, अपन वो डिस्कस करते हैं। देखो अब अगर मान लो आपका जो एन जी है वो क्या है, पॉजिटिव आया, जैसे कि अपन ने क्या भी देखा था, +1 आ गया, +2 आ गया, +3 आ गया, तो क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना, आपका अगर एन जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई मतलब ये पॉजिटिव है, तो मतलब जो H की वैल्यू है वो इससे ज्यादा होगी इंटरनल से। ठीक है, तो वहां पर आपको रिलेशन कैसे देखने को मिलेगा कि जो डेल H है वो ग्रेटर देन है क्या, इंटरनल एनर्जी से, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ज्यादा है किससे, इंटरनल एनर्जी से। क्लियर है, समझ में आ गया, फिर से समझ लो। देखो अगर यहां पर ये पॉजिटिव आ गया, Ng जो है ये पॉजिटिव आ गया, तो इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो पूरी वैल्यू है डेल H की ज्यादा आएगी, और यहां पे डेल U जो रहेगा वो कम रहेगा, क्योंकि देखो इसके अपन बोल सकते हैं ना कि ये कितना ज्यादा है, +10 ज्यादा है, +9 ज्यादा है, ऐसे बोल सकते हैं। और एग्जांपल्स चल लेते हैं थोड़े से, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझ लो, फिर नेगेटिव और इक्वल तो समझ में आ ही जाएगा। देखो अगर डेल H जो है, ठीक है, मान लो आपका डेल U जो है वो आपका 2 है, मान लो 2 है, ठीक है, और अगर Ng की वैल्यू आ रही है +1, तो डेल H की कितने आएगी, देखो डेल H की कितने आ जाएगी, 2 + 1 आ जाएगी, मतलब कितनी आ रही, 3। तो देखो 3 बड़ा या 2 बड़ा, 3 बड़ा ना, तो डेल H जो है वो क्या आ रहा है, देखो ज्यादा आ रहा है। तो वही बोल रहा हूं कि डेल H अगर आपका Ng जो वैल्यू रही वो पॉजिटिव में रहा, तो आपका जो क्या हो जाएगा, जो डेल H है वो ग्रेटर देन क्या आएगा, U आएगा। क्लियर, यहां तक सभी को क्लियर। चलो अब आगे देखो, अगर Ng की वैल्यू डेल Ng लगाना, ठीक है, इज इक्वल क्या है, नेगेटिव में आया, तो क्या हो जाएगा, देखो अब तो लॉजिक लगा सकते हो, अगर ये नेगेटिव में आया इसका मतलब क्या है कि जो डेल H है वो U से जितना भी Ng आ रहा है उतना पार्ट कम है। अपन ने एग्जांपल के लिए तो 1 लिया था, ठीक है, मान लो इसकी वैल्यू जो कितनी है, U की वैल्यू 2 है, ठीक है, तो अगर इसका नेगेटिव में आया, जो कि वैल्यू अपन 1 लेके चल रहे थे एग्जांपल के तौर पे, तो डेल H कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल H जो है वो स्मॉलर देन क्या आएगा, डेल U आएगा। क्लियर, समझ पाए ना, देखो वैसे ही करना। अब देखो अगर डेल Ng, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस की बात चल रही है, डेल Ng, ठीक है, यहां पर ये इज इक्वल टू 0 है, इक्वल 0 चल रहा है, तो क्या आएगा, देखो ये तो यार बहुत इजी है, डेल Ng की जगह पे 0 पट कर दो, 0 × R × T, मतलब पूरा का पूरा 0 हो गया, और अगर ये ही पूरा 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, डेल H जो है वो इज इक्वल टू डेल U आ जाएगा। कितना इजी, बहुत इजी सर, समझ गए, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहां पे बस थोड़ा सा एक करेक्शन है बेटा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एट प्रोडक्ट साइड नहीं लिखना है, ठीक है, यहां पे कितने जो गैसेस हैं वो प्रोडक्ट पे, कितने गैस के प्रोडक्ट हैं वो लिखना है, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट लिख लेना, कितने नंबर ऑफ गैसेस हैं, जैसे मैंने भी बताया था। क्लियर है, बाकी वो भी लिखते तो सही हो जाता, क्योंकि अगर तुम कॉन्सेप्ट समझ गए हो, समझ में आ गया, तो बस इसको थोड़ा सा समझने की बात थी, बहुत इजी था, अगर आपको ये वाला पूरा का पूरा एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा तो। क्लियर, ठीक, ये वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार बार बोल रहा हूं क्योंकि इससे 2023 में मैं लिख भी देता हूं कि 2023 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। क्लियर, ठीक है, इतना लिखो, बस इतना सा पार्ट था, फिर अपन आगे चलते हैं। देखो अब बहुत आसान सा टॉपिक आपका हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी में क्या होता है सर, तो ध्यान से देखना, अपन सीधे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, क्या हुआ है, क्या लिखा गया है। A heat capacity of a substance can be defined as the amount of heat required to change its temperature by 1 degree. It is denoted by C. क्या बोल रहा है, फिर से देखो, यहां पर एक हीट कैपेसिटी क्या होता है एक सब्सटेंस का, उसको अपन कैसे समझा सकते हैं। द हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स टेम्परेचर बाय 1 डिग्री, इट इज डिनोटेड बाय C। ध्यान सुनो, ये एक आपके पास क्या है, सब्सटेंस है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये आपका एक सब्सटेंस है, मान के चलते हैं, ठीक है, सब्सटेंस, ठीक है। आप
एज्यूम कर लो आपकी मर्जी, जो भी आपको डिजिट पसंद है कि उतना उसका क्या है, मुझको पसंद है 8 डिग्री सेल्सियस इसका अभी टेम्परेचर है। ठीक है, आप अपने मर्जी से कुछ भी समझ सकते हो, 9, 10, 11, 12 समझो। अब अगर मैं, ध्यान सुनना, इसको कितना हीट एब्जॉर्ब कराऊं, कितना हीट एब्जॉर्ब कराऊं कि इसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाए, 1 डिग्री क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब कितना हो जाए, 9 डिग्री सेल्सियस हो जाए। ठीक है, तो वो जो जितना उसने हीट एब्जॉर्ब करा उस हीट को ही हीट कैपेसिटी बोलते हैं। समझ गए? ठीक है, फिर से सुनो, ये एक सब्सटेंस है जिसके अभी पास 8 डिग्री सेल्सियस उसके पास टेम्परेचर है। ठीक है, अब अगर वो कितना हीट एब्जॉर्ब करेगा कि उसका जो है टेम्परेचर जो है उस सिस्टम सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ जाए। ठीक है, तो जितना उसने हीट एब्जॉर्ब करा होगा या फिर वो जो हीट है उसको अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, तो अपन इसको कैसे समझ सकते हैं सर? देखो, अगर जितना ज्यादा हीट रहेगा उतना ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। बोल सकता हूं कि मैं ये चीज लिख सकता हूं ना कि हीट जो है, अगर हीट ज्यादा है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। मतलब जितना ज्यादा उसके पास हीट होगा उतना ज्यादा वो टेम्परेचर बढ़ा देगा। क्लियर, समझ में आ गया? ठीक है, तो देखो अब मैं इसका अगर साइन हटाता हूं, इसका अगर मैंने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहां पर एक आता है C, जिसको अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। सही सोच रहे हो? ठीक है, तो यहां पर C की जो वैल्यू है वो क्या आ जाता है, ये हो जाता है आपका प्लस क्यू मतलब कि ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब डिवाइडेड बाय डेल टी। तो ये जो फॉर्मूला बना इसको ही अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। कितना इजी था, समझ गए? कॉन्सेप्ट से चलो, रटोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट से चलो, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। मतलब पता होता तो अपन सीधे सीधे क्या निकाल लेते हैं, अपन एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया? ठीक, अब चलो और आगे चलते हैं। एक होता है आपका मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी को अपन शो करते हैं Cm से, Cm। क्लियर, ये क्या होता है सर? बहुत इजी। देखो, अभी तक अपन ने किसकी बात करी थी, सिर्फ टेम्परेचर की। ठीक है, मतलब कि 1 डिग्री अगर बढ़ गया रखा तो वो जो हीट उसने एब्जॉर्ब करी उस हीट को ही अपन बोल सकते हैं हीट कैपेसिटी। अब अगर मान लो यहां पर मैं बात करूं, ये जो सब्सटेंस है ये 1 मोल है, 1 मोल है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो सब्सटेंस है जो कि 1 मोल है वो कितनी हीट एब्जॉर्ब करे कि उसका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए, उसको ये मोलर हीट बोल देते हैं, कैपेसिटी। क्लियर है, तो यहां पर क्या आ गया, सिर्फ मोल की टर्म आ गई, तो मैं लिख सकता हूं कि यहां पर मोलर हीट कैपेसिटी क्या होता है, प्लस क्यू डिवाइड बाय एन डेल टी। ये इसका एक्सप्रेशन हो गया। देखो कितना मजा आ रहा है, सिर्फ इसने क्या किया, मोलर ऐड करा तो हमने नीचे डिवाइड कर दिया मोल से। अब बात आ रही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। फिर से चलो, ठीक है, अभी जब अपन ने क्या लिया था, जब खाली था तो अपन ने सिर्फ बोला हीट कैपेसिटी, जब मोल जोड़ दिया तो मोलर जोड़ दिया। अब स्पेसिफिक टर्म आ चुका है तो एक काम करो, यहां पर ग्राम की बात कर लेते हैं। अगर 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर राइज हो जाए 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो उस हीट को ही अपन क्या बोल सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर, बहुत इजी लगा होगा यार। ठीक है, यहां पे देखो 1 ग्राम की बात हो रही है, ग्राम मतलब वेट की बात हो रही है, तो डिवाइड किससे करोगे? देखो, तो यहां पर इसको मैं शो कर सकता हूं CS से, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका प्लस क्यू डिवाइड बाय W डेल्टा टी। ये देखो कितना इजी था, बहुत इजी, आपको लगना चाहिए ये चीज, मेरे ख्याल से तो क्लियर है, समझ में आ गया। देखो क्या 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 हुआ, मोल की बात करी तो मोल से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो मैं यहां पे ऐसे लिख देता हूं, देखो अगर मोलर की बात करी तो मैंने डिवाइड कर दिया 1/n से, 1/n से इंटू कर दिया, ये मान लो, डिवाइड तो नहीं बोला। ठीक है, अगर इन्होंने स्पेसिफिक की बात करी, ठीक है, किसकी बात करी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करी, तो मैंने क्या कर दिया, W लगा दिया। W है क्या सर? W बेटा वेट है। ठीक है, W जो है आपका वो है वेट, WEIGHT मतलब वेट। क्लियर, अब जल्दी से बताओ कि वेट की बात आ रही है तो मैंने आपको बताया था मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आप बताएंगे मेरे को। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब कुछ और टर्म्स होते हैं भाई, ये तो बहुत इजी था सर, कुछ और टर्म्स होते हैं, कैसे कैसे? अब अगर मान लो, ये तो कोई भी कंडीशन नहीं लगाई थी हमने, अब अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि हीट कैपेसिटी जो है आपकी ये रही,
देखो जो आपकी हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम में आपसे पूछूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कैपेसिटी पूछूं तो क्या हो जाएगा, बहुत इजी। यहां पर अभी क्या लिखा है, कुछ नहीं है। मोलर हीट की बात बाद में करेंगे, स्पेसिफिक की बाद में करेंगे, ठीक है। देखो यहां पर क्या था, यहां पर भी कुछ नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। तो अब जो हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो जाती है CV, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे वो हो जाती है CP। क्लियर। जो आपका प्लस Q था वो क्या हो जाएगा, QV डिवाइड बाय डेल T। कुछ बदला नहीं बदला, कांस्टेंट वॉल्यूम लिया तो V लगा दिया, कांस्टेंट प्रेशर लिया तो प्रेशर लगा दिया, P लगा दिया, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका प्लस QP डिवाइडेड बाय डेल T। कितना इजी चल रहा है सर, मजा आ रहा है ना, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है आपका, एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, देखो तो, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पर जो भी लिखा है सब वॉल्यूम की बात चल रही है। तो ये क्या हो जाएगा, एकदम इजी, एकदम इजी। देखो ये क्या हो जाएगा, अपन को कैसे शो करते थे, C, ठीक है। वॉल्यूम की बात चल रहा है तो V लगा दो, मोलर की बात चल रहा है तो M लगा दो, CVM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस Q तो रहेगा, वॉल्यूम है तो V रहेगा, डिवाइड कर दो मोल का डेल T। कितना इजी है ना। चलो आगे आ जाओ। अब इसकी मैं बात करूं, ये होगा एक और एक्सप्रेशन। चलो यहां पे देखो स्पेसिफिक हीट का क्या हो जाएगा, C, S को अपन शो करते थे उससे, ठीक है, वॉल्यूम है और यहां पे लगा दे तो ये कितना हो जाएगा, देखो प्लस Q W यहां पर डेल T। ये एक और हो गया, है ना, है ना, है ना, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, ऐसे निकलना है। चलो आगे जाओ। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, C, ये क्या हो जाएगा आपका PM, CPM, PM, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो प्लस QP डिवाइड बाय N डेल T। ये क्या हो जाएगा, CPS, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस QP डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा, W डेल T। है ना इजी, आया मजा, आया मजा, ठीक है। तो ये कुछ आपके एक्सप्रेशन होते हैं, इसको जब तक आप लिखें बहुत इजी है ये वाला। तो डेफिनेशन बताने की मेरे ख्याल से आप जरूरत है नहीं, ठीक है, मैं पहले ही बोलते जा रहा हूं, ये क्या है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये सारा का सारा आपका वॉल्यूम की टर्म में। अब यहां पे आपको लगेंगे कुछ रिलेशंस लगेंगे आपको, ठीक है, जिससे आप कुछ बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। तो ये लिखो, फिर अपन जल्दी से रिलेशन देखते हैं। देखो कुछ और रिलेशंस भी हैं, बिल्कुल सिर्फ इस फॉर्मूले को लेके अपन चलते हैं। यहां पर ध्यान से देखना, यहां पर क्या क्या फॉर्मूले हैं, यहां पे देखो ये होता है एक C इज इक्वल टू प्लस Q बाय डेल T, बताया था अभी, ठीक है। एक होता है CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस Q डिवाइडेड बाय W डेल T, मेरे साथ बोलते चलो, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, C, यहां पे देखो एक क्या बचा, M वाला बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस Q डिवाइड बाय N डेल T, ये हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो मैं देखो क्या क्या लिख सकता हूं, मैं क्या CS को ऐसा लिख सकता हूं, देखो CS इज इक्वल टू क्या होता है, Q W डेल T, है ना, ऐसा है ना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, CS इज इक्वल टू 1 बाय W, और इसको मैं पूरा का पूरा लिख सकता हूं क्या, C अकेला सिर्फ ऐसा लिख सकता हूं, ऐसा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू हो जाएगा W इंटू CS, ऐसे। ये एक अपना रिलेशन बना, किस किस के बीच में बन गया, ये आपका स्पेसिफिक मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बीच में, ठीक है। ये किस किस के बना, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, इसके बीच में बना SPHC, ठीक। क्लियर। चलो क्या मैं और रिलेशन जनरेट कर सकता हूं सर, बिल्कुल कर सकते हो। देखो अब अगर मैं इसके साथ करना चाहूं, किसके बीच में, देखो CM इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस Q डिवाइडेड बाय डेल T। अब मैं थोड़ा सा आपको स्पेसिफिक करने के लिए इनटू में कर देता हूं 1 बाय N, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय N। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं CM इंटू N इज इक्वल टू हो गया C। ये देखो ये किस किस के बीच में बन गया सर, तो ये बन गया आपका रिलेशन, ये बना हीट कैपेसिटी एंड किसके बीच में बना, ये मोलर हीट कैपेसिटी, इसके बीच में बना। अब देखो एक अच्छा वाला रिलेशन,
जिससे हो सकता है कि आपको न्यूमेरिकल पूछ ले। कैसा, ध्यान से देखते रहना। अब देखो मैंने इसका और इसका बना दिया, इसका और इसका बना दिया, क्या मैं इन दोनों का बना सकता हूं? बिल्कुल। देखो यहां पर आप ध्यान से देखना, ठीक, ये दोनों के दोनों तो इक्वल ही है, ये दोनों के दोनों तो इक्वल ही है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो CM है, ये जो CM है, ये इक्वल टू C चल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, CM की जगह प्लस Q N/Δt लिख सकता हूं, ठीक है। ध्यान से देखना, ये जो W रहा, हम सब जानते हैं, हम सब जगह जानते हैं कि देखो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है, जानते हो कि ये पहले ही चैप्टर से पढ़ाते आ रहा हूं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा गिवन अपॉन मोल, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो तो अब कुछ ऐसा ही कुछ होने वाला है, ध्यान से देखते रहना बस। यहाँ पे इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन बनाना चाहूं तो ये क्या बनेगा, देखो ये रहा आपका Q प्लस Δt, दोनों को डिवाइड कर दो, एक कम करो, ठीक है, दोनों को डिवाइड कर देते तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये देखो C इज इक्वल टू, ये दिख रहा है C इज इक्वल टू क्या है, देखो C इज इक्वल टू आपका है N इंटू CM, N इंटू CM इज इक्वल टू क्या है, W इंटू CS, यही है, यही है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये जो रहा इसको अगर मैं लेके आ जाऊं क्या, गिवन वेट अपॉन CM इज इक्वल टू W अपॉन N इंटू CS, तो ये क्या होगा, देखो गिवन वेट अपॉन मोल, ये क्या है, देखो गिवन वेट अपॉन मोल, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो CM इज इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट इंटू CS, ये वाला जो इक्वेशन है, हो सकता है इससे आपको रिलेशन से मतलब क्या मिल जाए, न्यूमेरिकल बनते हुए मिल जाए। क्लियर है, क्या करा, कुछ नहीं करा, इनकी ही आपस में ही अपन ने क्या करा दी, लड़ाई करा दी, इनकी ही आपस में अपन ने रिलेशन बना दिए। क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही जगह से निकले थे, अपन ने सारे के सारे बना दिए। क्लियर है, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, बहुत इजी चल रहा है, ठीक। अब देखो, अब अगर अपन वो वाली इक्वेशन जो इंपॉर्टेंट, जो आप 2023 में आई थी, सबको याद है अभी भी, चलो मेरे साथ लिखो जरा, ठीक है। तो देखो क्या, अगर मैं ऐसे लिखूं, डेल H इज इक्वल टू डेल U प्लस NRT, डेल T, डेल T कब, अगर वहां पर टेम्परेचर में वेरिएशन हो रहा होगा तो आपको डेल T लेना पड़ेगा, ठीक है। वहां पे सर आपने NG लिया था, ठीक है। अब मैं दूसरी चीज कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। ये वाली इक्वेशन अपनी कौन सी थी, ये अपनी IMP इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में अगर मैं N डेल T का डिवाइड कर दूं दोनों साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, डेल H डिवाइडेड बाय N डेल T इज इक्वल टू डेल U डिवाइडेड बाय N डेल T प्लस ये क्या हो जाएगा, N R डेल T डिवाइडेड बाय N डेल T। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बन रहा है कुछ। अगर ये जो H है इसको मैं Q मानूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये क्या है, मोल वाला है, ये क्या है, मोल वाला है। तो ये कौन सा बन गया आपका, प्रेशर एट कांस्टेंट प्रेशर पर जो हीट कैपेसिटी रहेगी वो बन गया आपका CPM। M क्यों आया सर, मोलर है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, जो आपका डेल H है एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर वो क्या होता है, डेल H N अपॉन डेल T, समझ में आ गया। एट कांस्टेंट प्रेशर जो रहेगा वो आपका CPM रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर, वो क्या हो जाएगा, CVM। इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पर मैं उसको QV भी लिख सकता हूं, तो QV इज इक्वल टू डेल Q डेल U हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का क्या, देखो ये N से ये कैंसिल, ये T से ये T कैंसिल, क्या बच गया, प्लस R, ये बच गया, ठीक है। अब जरा एक्सप्रेशन बनाओ, इसको क्या बन जाएगा, देखो CPM माइनस CVM इज इक्वल टू क्या हो गया, R हो गया, बस खत्म। देखो कितना इजी था, ये बन गया। क्लियर, तो ये वाली जो इक्वेशन है ये भी आपके एक एग्जाम में आई हुई है, मगर वहां पे CP और CVM था, सिर्फ CP और CV था, वो मैं आपको बताता हूं आगे। क्लियर है, यहां पे समझ में आ गया। चलो अब एक और तरीके से करके देख लेते हैं इसको। अब मैं क्या करूं, इनमें से मैं n को कॉमन ले लूं, ठीक है। 1/n मैं कॉमन ले लूं, देखो क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये 1/n को मैं कॉमन ले रहा हूं, ये हो जाएगा 1/n कॉमन, ठीक है। ये हो जाएगा डेल H अपॉन डेल T इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, 1/n कॉमन ले लो, 1/n, ये हो जाएगा आपका डेल U अपॉन डेल T,
देखो प्लस में क्या चल रहा है आपके, यहाँ पे चल रहा है आर, ठीक है, तो इसमें से भी मैंने कॉमन ले ली तो एन आर बचेगा। क्यों बचा एन आर सर? देखो यहाँ पे 1/n कॉमन लिया है हमने, ठीक है, तो ऊपर वाला n तो रह ही जाएगा ना, ठीक है, तो ये अपन ने ऐसे कॉमन ले लिया। क्या होगा, 1/n से 1/n कैंसिल, क्या बचा सिर्फ डेल एच बाय डेल टी को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो डेल एच बाय डेल टी को मैं लिख सकता हूं Cp, और डेल यू बाय डेल टी को मैं लिख सकता हूं क्या, Cv। क्लियर? चलो अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, Cp इज इक्वल टू Cv प्लस nr, दोनों को टाइम को इस साइड लेके आओ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू nr। ये बन गया आपका दूसरा रिलेशन, ये बन गया आपका दूसरा रिलेशन, ठीक है। तो अब बस कुछ नहीं समझना, बस एक चीज समझना है, अगर मोलर कैपेसिटी की बात हो रही होगी, मोलर हीट कैपेसिटी की बात हो रही होगी, तो आप डायरेक्ट R लिखोगे, मोल का कहीं पर भी जिक्र नहीं होगा। अगर आपका Cp और Cv में सिर्फ Cp और Cv की बात हो रही होगी, मोलर को हटा दिया उनने, मोलर हीट कैपेसिटी को, तो आपको क्या करना है, मोल का इनटू करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं फॉर 1 मोल ले लूं, फॉर n इज इक्वल टू मान लो 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी आपकी Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ठीक है, तो इससे, इस वाली इक्वेशन से आपको क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है पता है, वो न्यूमेरिकल तो ज्यादा अभी तक उसने मतलब बहुत कम ऐसे चांसेस है वो न्यूमेरिकल पूछता है, वो डायरेक्ट आपका कॉन्सेप्ट चेक करता है। ठीक है, तो इससे भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बार बार बोलते जा रहा हूं। ठीक है, तो इस वाले स्लाइड में आपके पास दो चीज ऐसी है जिससे क्वेश्चन आया हुआ है, एक ये, एक ये। क्लियर? समझ में आ गया? क्लियर है ना? ठीक है, और इसको ही बोलते हैं अपन मेयर्स इक्वेशन। क्या बोलते हैं? मेयर्स इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को। क्लियर? क्लियर है ना यहां तक? चलो ठीक है, इसको लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए ये सारी की सारी चीजें। ये पूरा रिलेशन था अपना, ठीक है, लिखो फिर आगे चलते हैं। देखो अब वो तुमसे क्वेश्चन और क्या क्या पूछ सकता है, ठीक है, तो थोड़े से अपन उसमें पूछ लेते हैं। ये अगर आपने रिलेशन दे दिया, अब वो आपसे क्या पूछ सकता है कि हीट कैपेसिटी अगर आपका दिया हुआ है आइसोबारिक, तो अपन हीट कैपेसिटी को क्या लिखेंगे, मैंने अभी बताया था आइसोबारिक है मतलब कांस्टेंट है प्रेशर, तो मैं C को क्या लिख सकता हूं, Cp लिख सकता हूं। क्लियर? चलो अब अगर आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल है मतलब क्या है आपका, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, देखो यहां पर ध्यान से देखना, ठीक, तो यहां पर जो डेल टी है वो क्या हो गया, 0 हो गया, और C इज इक्वल टू क्या होता है, देखो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी होता है। और अगर T ही 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा, देखो C इज इक्वल टू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय 0, और 1/0 क्या होता है, C इज इक्वल टू इंफिनिटी। तो जो आपका हीट कैपेसिटी है वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलो अब आगे आ जाओ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और क्या क्या होता है, देखो यहां पर एक होता है आपका एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहां पे मैं देख रहा हूं एडियाबैटिक। एडियाबैटिक के लिए क्या हो जाएगा, देखो Q जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और अगर Q 0 हो गया तो क्या होगा, Q अगर 0 हो गया, ध्यान से देखो, तो C इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाय डेल टी, और अगर Q ही 0 हो गया तो C क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिवाइड में अगर कुछ भी रहे तो वो 0 ही हो जाता है। क्लियर? चलो एक और क्या होता है आपका, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक क्लियर है, मतलब कि वॉल्यूम 0, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और मैंने अभी बताया था अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन C को लिखते हैं Cv। ठीक है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो C को अपन Cv लिखते हैं। क्लियर? यहां तक समझ में आ ही गया होगा। अब अगर वर्क डन निकालना हो आपको, ठीक है, ये तो अपनी बहुत नॉर्मल बात होगा, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर मैंने आपको इतना बताया तो ये वाला तो आप निकाल लेते ना मेरे, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं। चलो अब अगर मुझे निकालना है वर्क डन, ठीक है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो मैं कैसे निकालूंगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं भाई, तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, ध्यान से देखो। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए अगर मुझे वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। सर इतने सारे आपने एस लगा दिए, काट दो।
ठीक है, चल देखो, अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? हम सभी जानते हैं कि जो आपका U होता है वो क्या होता है, Q प्लस W होता है। मानते हो? बिल्कुल मानना पड़ेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, तो U को सिर्फ U लिख सकते हैं क्या? नहीं, डेल्टा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेल्टा लगा देंगे अपन। चलो देखो, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है तो क्या होता है, देखो Q होता है 0, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, Q लगा दो इज इक्वल टू 0। और Q अगर मैंने 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, देखो U जो रहेगा वो इक्वल हो जाएगा वर्क डन के। ये तो गया ना भाई, ये तो गया ना, 0 हो गया ना। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगा, इक्वल होगा वर्क डन के। और वर्क डन कौन सा, एडियाबैटिक प्रोसेस का, तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, एडियाबैटिक। कितना इजी है कि नहीं, बहुत मजा आ रहा है। चलो अब आगे देखो, ये तो हो गया सर, अब कैसे निकालें, ये तो आपने निकाल के दिखा दिया। अब देखो ध्यान से, तो क्या मैं जो वर्क डन है डेल यू को मैं किस तरीके से और लिख सकता हूं, जल्दी से बताओ। अभी मैंने जस्ट करके दिखाया था आप सभी को, मेरे ख्याल से तो याद होना चाहिए, इतने जल्दी तो नहीं बोलना चाहिए। क्या होता है, डेल यू डिवाइडेड बाय, ध्यान से अभी खुद समझ जाओगे, देखो डेल यू डिवाइड बाय एन डेल टी इज इक्वल टू क्या होता है। अगर यहां क्यू होता तो क्या बोलते, अगर क्यू होता और कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता तो क्या हो जाता, वो सीवी हो जाता, सीवी हो जाता। अरे एडियाबैटिक है, कुछ चेंज नहीं होना, तो ये सीवी हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहां पे देखो डेल यू की वैल्यू क्या आएगी, डेल यू इज इक्वल टू आ जाएगा एन, ठीक है, डेल टी सीवी आ गया। तो बस वर्क एडियाबैटिक, ये वर्क एडी लिख दूं, चलो समझ जाओगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका एन सीवी डेल टी, खत्म। इस एक्सप्रेशन से आप एडियाबैटिक वर्क डन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एडियाबैटिक वर्क डन निकालेंगे अपन इस प्रोसेस से। अब ध्यान से एक चीज बहुत अच्छे से सुन लो, ये जो डेल टी है कृपया करके इसको ऐसे ना निकालें T2 माइनस T1 करके। ठीक है, इसमें जो आपका इक्वेशन है ये बहुत अलग लगता है, क्लियर है। हर ये यहां पे क्या होता है, अगर एडियाबैटिक की बात कर रहे हो तो आपको दो चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा टेम्परेचर को निकालने के लिए। क्या क्या, कि वहां पर जो है क्या इरिवर्सिबल हो रहा है वर्क, इरिवर्सिबल हो रहा है, या वो हो रहा है आपका रिवर्सिबल। ठीक है, अगर आपको ये दो चीजें याद हो गई तो आपका एक नंबर भी नहीं जा सकता कहीं पे भी, मैं बोल रहा हूं ये बात, क्लियर है, समझ में आ गया। तो आप ये डेल टी जो है कृपया करके T2 माइनस T1 से ना निकालें। ध्यान दें कि वहां पर आपको क्या लिखा हुआ है कि इरिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है, रिवर्सिबल एक्सपांशन हो रहा है, तो टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आएगा वो आप वहां से निकालोगे, क्लियर है। ठीक है, अब सुनो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेरिवेशन जो है आपको इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो मैं बताऊंगा आपको रिवर्सिबल रिवर्सिबल, वो जो है आपको डायरेक्ट मैं लिख के बता रहा हूं। ठीक है, वो जो फॉर्मूले हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैं आपको बता रहा हूं, इतना लिखो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर अपन आगे चलते हैं। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैंने बताया था कि आप वर्क डन कैसे निकालोगे, क्लियर है। तो ये सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये मैं आपके लिए लिख के आया हूं, मतलब आपको बताने के लिए आया हूं, ध्यान से सुनते रहना बस। ठीक है, अब यहां पर आ रहा है टीवी इज इक्वल टू क्या होता है, गामा माइनस 1। अब गामा क्या होता है सबसे पहले समझ में, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक, देखो तो मैंने क्या बोला था कि टेम्परेचर फाइनल वाला कैसे निकालोगे, तो ये वाले फॉर्मूला होता है, यहां से आप क्या निकालोगे, फाइनल टेम्परेचर निकालोगे। ये वाला जो वर्क डन है अपन ने वही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, क्लियर। और ये जो आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए यहां से आप क्या निकाल सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो, क्लियर है। लेकिन हर जगह आपको लग रहा है गामा, तो गामा क्या होता है, गामा कुछ नहीं होता, पॉइजनस क्या होता है, पॉइजनस रेशियो होता है। क्या बोलते हैं उसको, देखो तो ये जो अगर मैं बोलूं Cp डिवाइडेड बाय जो CV होता है उसको ये अपन क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं, पॉइजनस रेशियो होता है। ये कैसे आता है सर, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो क्या समझ सकते हैं, इनको अगर मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, बहुत सारी चीजें हैं। अभी अपन ने पढ़ा क्या, Cp, एक और तरीका है Cp माइनस CV इज इक्वल टू क्या होता है, R होता है। ठीक है, समझ में आ गया, ये तो अपन को पता है। अब देखो अगर मैं दोनों में डिवाइड कर दूं, क्या यहां पे मैं Cp डिवाइड बाय CV कर दूं, यहां पर भी CV कर दूं और यहां पर भी CV कर दूं, क्लियर है। यहां पे n भी आता है, याद है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा, देखो ये इसको मैं पूरा लिख सकता हूं गामा माइनस इसको मैं लिख सकता हूं 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R डिवाइडेड बाय CV। ठीक है, तो CV का जो फॉर्मूला बनता है CV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R
गामा -1, ये देखो R गामा -1 ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो ये जो होता है आपका, ये क्या होता है, गामा को अपन बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं क्या, ये क्या बताता है, ये बताता है आपका एटोमिसिटी। एटोमिसिटी बताता है, मतलब कि कितना एटम है उस गैस के अंदर, ये क्या बताता है आपका, गामा बताता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे, सीपी की वैल्यू आपको वो देगा, सीवी की वैल्यू आपको अगर निकालनी पड़ सकती है तो यहां से आप निकाल सकते हो सीवी की वैल्यू। क्लियर है, समझ में आ गया? चलो अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर ये होता है टीवी जो है वी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ये आपको बिल्कुल भी क्या है, रटने की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं। ये जो है अगर आप चाहें, ठीक है, तो वन शॉट वीडियो में पूरा का पूरा कवर है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डेरिवेशंस नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो टर्म्स है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सभी जानते हैं ये क्या है, ये टीवी की टर्म में है, ये पीवी की टर्म में है, और ये क्या है, पीटी की टर्म में है। और हम सब क्या कर सकते हैं, हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से अगर एक आपको पता है, अगर आपको एक एक्सप्रेशन आता है इनमें से, तो ये जो वैल्यू है इसको आप यहां पे पुट करके ये पूरी की पूरी वैल्यूज भी निकाल सकते हैं। क्लियर, चलो अब यहां पे क्या है, मैंने क्या बोला था कि अगर आपको फाइनल टेम्परेचर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर जो निकालना है, अपन ने पीछे जो पढ़ा था, मैंने क्या बोला था आपसे कि डेल टी की जो वैल्यू है भैया डायरेक्ट मत रख देना। ठीक है, तो इर्रिवर्सिबल के लिए अगर टेम्परेचर निकालना है तो आप यहां से निकालोगे। क्लियर है, समझ में आ गया इतना? चलो अब आगे चलो। ये nRT2 अपॉन P2 से अपन क्या समझ रहे हैं, ये वॉल्यूम में डिफरेंस है भाई। देखो अगर मैं क्या करूं, वॉल्यूम को मैं यहीं पर रखूं, देखो यहां पे वॉल्यूम को मैं यहीं पर रखूं, nRT डिवाइडेड बाय P रखूं, तो देखो सेम बन गया, सेम बन गया। ठीक है, और ये क्या है, P एक्सटर्नल, ध्यान से देखते रहो, बिल्कुल दिमाग लगाओ। ये क्या है, -P एक्सटर्नल, ये क्या हो गया, डेल V हो गया, तो बन गया वर्क डन, बन गया ना वर्क डन। कितना इजी था। ठीक है, इसको पूरे को फिर मैं क्या लिख सकता हूं, W लिख सकता हूं, W इक्वल क्या हो गया, डेल CV डेल T हो गया। कितना इजी था। अगर आपको पिछले वाले पता है ना तो आप पूरा रिलेशन लगा सकते हो यहां तक, समझ पा रहे हो? ठीक है, चलो देखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये रहा आपका। ठीक है, यहीं पे उन्होंने क्या करा, P एक्सटर्नल माइनस वो रख दिया, तो ये वाले प्रोसेस बन गई। कितना इजी, चलो आ गया। रिवर्सिबल वर्क फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, ये आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, देखो ये चेंज हो रहे हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो यहां ध्यान से देखना, W इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं P2V2 माइनस P1V1 माइनस डिवाइडेड बाय क्या, देखो गामा -1, ऐसे लिख सकता हूं, चेंज इन। ठीक है, समझ में आ गया? चलो देखो, फॉर पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए PV की पावर n है। n क्या होता है, नंबर्स। ठीक है, कितना नंबर होगा वो होगा, इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। अब यहां पर आपको C की वैल्यू अगर निकालनी रही तो आप यहां से निकाल सकते हैं। अब ध्यान से, एक चीज है, आपसे कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है कि PV का दे दिया पॉलीट्रोपिक का और पूछ लिया कि इसका बता दो। ठीक है, इसका तो क्या करना है, बस दोनों को क्या करो, आप एक काम करो, कंपेयर कर दो। ठीक है, ध्यान से देखना, मान लो यहां पर P जो V है ये वाला, ये इसकी वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है। ठीक है, मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। ठीक है, 1 तो लगभग अपन मानते ही नहीं है ना। इज इक्वल टू क्या, ये कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट है। और आपसे पूछ लिया कुछ दूसरा क्वेश्चन जिसमें बोल रहा है कि गामा की वैल्यू निकालो, तो कुछ मत करो, यहां से आप क्या करो, कंपेयर कर दो। तो PV गामा इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे आपस में तो क्या हो जाएगा, देखो ये दोनों के दोनों कैंसिल, तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ऐसे तो ऐसे भी आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, तो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको पता होने चाहिए, ये जो रिलेशंस हैं आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? ठीक है, अब एक ग्राफ की बात आती है। ग्राफ में क्या पूछता है, ऐसा देखो, एक ग्राफ होता है P और V वर्सेस, P और V वर्सेस, जिसमें पूछ लेता है आइसोथर्म को लेके पूछता है वो। ठीक है, आइसोथर्म, और यहाँ पे एडियाबैटिक को लेके ऐसे कि P का ग्राफ, आपका जो आइसोथर्म का ग्राफ ऊपर क्यों है, एडियाबैटिक का नीचे क्यों है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो आपको डायरेक्ट मैं बता देता हूं, वहां पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। चलते हैं, देखो डिग्री ऑफ फ्रीडम की मैं होता क्या है, ये बताता क्या है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब क्या है, देखो भैया बहुत तरीके हैं कि गैस के जो मॉलिक्यूल है वो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, है कि नहीं। तो उसको ही अगर तुम्हें पढ़ना है तो उस प्रोसेस को ही तो बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम।
मतलब इसमें क्या पढ़ोगे तुम भाई, डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम सिर्फ एक सिंपल सी चीज पढ़ते हैं जिसमें कि कैसे गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, गैस का जो एक मॉलिक्यूल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और कैसे कैसे वो कर रहा है। ठीक, इतना समझ में आ गया, बहुत इजी था। चलो आगे चलते हैं। ये 3 तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो। पहला क्या है, देखो ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन मतलब क्या है, देखो यहां पर कि फ्रॉम द एबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली इन स्पेस। मतलब कि बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूं आपको कि अगर कोई भी जो चीज है वो क्या है, एक एक्सिस पर घूम रही है, ठीक है, मान लो ऐसा एक एक्सिस है, ये होगा आपका एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड, ठीक है। अगर यहां पे मैं एक मॉलिक्यूल को रख दूं, यहां पर वो कहां कहां जा सकता है, वो एक्स पे जा सकता है, वो जेड पे जा सकता है, वो वाई पे भी जा सकता है। मतलब उसका ट्रांसलेशन मोशन कितना हो गया, 3 हो गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3t। मतलब कि फिर से सुन लो, फ्री स्पेस में कोई अगर मॉलिक्यूल रखा हुआ है, उसकी पॉसिबिलिटी मूव होने की, मूवमेंट करने की कहां कहां पर है, तो वो क्या है, 3 तरीके तो हैं। अगर फ्री स्पेस में रखा है मतलब 3 डायमेंशन में रखा है, या तो वो ऊपर जाएगा, या नीचे जाएगा, या बाजू में जाएगा, 3 तरीके तो हैं। बस क्लियर। चलो अब देखो यहां पे, देखो क्या है, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन बहुत इजी है कि वो कैसे कैसे स्पिन कर सकता है, कैसे कैसे वो क्या कर सकता है, स्पिन कर सकता है। देखो पहले, अ नंबर ऑफ यूनिक वेज द मॉलिक्यूल में रोटेट इन स्पेस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास विद द चेंज इन मॉलिक्यूल ओरिएंटेशन। मतलब कि फिर से देखो, अगर एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, मान लो ये एक मॉलिक्यूल रखा हुआ है, क्लियर है, ये कैसे कैसे क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है, स्पिन कैसे कर सकता है, उन वेज को ही अपन क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन बोलते हैं। उसमें ही गिनते हैं अपन कैसे, ये कैसे कैसे रोटेट कर सकता है। एक ये ऐसे रोटेट कर सकता है, देखो ऐसे, क्या हो, ये ऐसे रोटेट करे, जैसे ये रखा हुआ है मेरा पेन, ठीक है, सेम है, ठीक है। तो ये कैसे कैसे रोटेट कर सकता है, एक ऐसे रोटेट कर सकता है, ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, और एक कैसे कर सकता है, ऐसे कर सकता है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक ऊपर नीचे कर रहा था ऐसा वाला, ठीक है, और एक कैसे कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो 2 यूनिक वेज हो गए उसके पास रोटेट करने के, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, 2r, ऐसे अपन पढ़ेंगे। और भी तरीके हो सकते हैं भाई, क्लियर। चलो अब आगे जाओ। वाइब्रेशनल मोशन क्या होता है, इट इंक्लूड्स अ चेंज इन इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एंड बॉन्ड एंगल बिटवीन द मॉलिक्यूल। मतलब कुछ ऐसे तरीके से मोशन हो कि जो डिस्टेंस है उसमें भी चेंज हो रहा हो, और उसके एंगल्स के बीच में भी, बॉन्ड एंगल्स के बीच में भी क्या हो रहा हो, वहां पर चेंज हो रहा हो। ऐसा मोशन को अपन क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर है। ये वाला जो है आपके टॉपिक में नहीं है, ठीक है, इससे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो इसको अपन ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। क्लियर है। फिर से सुन लो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब कि मूव कैसे कैसे कर सकता है, उसकी स्टडी को डिग्री ऑफ फ्रीडम बोलते हैं। सिंपल से तरीके से ये समझो, 3 तरीके होते हैं। कौन कौन सा, ट्रांसलेशनल, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पहला मतलब कि एक्सिस के अराउंड अगर घूम रहा है तो वो। दूसरा क्या है आपका, रोटेशनल, मतलब किस तरीके से वो स्पिन कर रहा है, किस तरीके से वो रोटेट कर रहा है, किस यूनिक तरीके से वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, उसको अपन रोटेशनल बोलते हैं। वाइब्रेशनल में मतलब कि आप जो जिस तरीके से वो रोटेट कर रहा है, इंटर एटॉमिक जो उसका डिस्टेंस है वो भी चेंज हो रहा हो, एंगल भी चेंज हो रहा हो, तो उस तरीकों के अपन क्या बोलते हैं, वाइब्रेशनल मोशन बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, मोनो एटॉमिक के लिए कैसे होता होगा, डाई एटॉमिक के लिए कैसे होता होगा, ट्राई एटॉमिक के लिए कैसे होता होगा, ठीक है। तो उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, जो मेन है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो, ठीक है। ये तो डेफिनेशन थी, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इतना समझ में आ गया ना। बस अब अपन आगे चलते, देखो कैसे। मैं बात करता हूं सबसे पहले मोनो एटॉमिक गैस को लेके। सर ऐसी कोई गैस भी होती है जो मोनो एटॉमिक हो? बिल्कुल होती भैया, नोबल गैसेस ही भूल गए क्या, NeHe। कौन कौन सी आपकी, जैसे कि हीलियम, नियॉन, हीलियम, ये सारी की सारी क्या होती हैं, ये भी तो गैस ही है ना, मोनो एटॉमिक है। अब ध्यान से सुनो जो मैंने बोला था, अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे होता है, अगर आप टोटल की बात कर रहे हो, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालोगे तो वो होता है ट्रांसलेशनल प्लस यहां पर रोटेशनल प्लस होता है वाइब्रेशनल, लेकिन ये नहीं है तो अपन ये नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनको कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या आएगा, F आएगा। F ही क्या होता है आपका, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यही होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, जिसको अपन F से शो करते हैं। क्लियर। चलो अपन निकाल के देख लेते हैं। अगर मैंने इस गैस के मॉलिक्यूल को यहां पर रखा हुआ है, ये कैसे कैसे मूव कर सकता है,
पहला तरीका क्या है कि वो सिर्फ y एक्सिस पे जाए, दूसरा तरीका क्या है वो x एक्सिस पे जाए, तो 2 हो गए ट्रांसलेशन। तीसरा तरीका क्या है कि वो z पे आए, तो कितने हो गए ट्रांसलेशन वाले तीनों के तीनों क्या है पॉसिबल है, तो 3t लिख दूं। क्लियर? और क्या क्या है ध्यान से सुनो, ये जो है अगर ये अपनी ही और एक्सिस पे घूमता रहा ऐसे ऐसे, तो क्या तुम्हें समझ में आएगा, क्या तुम्हें दिखाई देगा, क्या तुम इसको ऑब्जर्व कर सकते हो कि भैया ये घूम रहा है? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो ऐसे ऐसे घूम रहा होगा। मान लो अगर मैं बताऊं कि ये जो मेरी वॉच है, ठीक है, ये जो मेरी वॉच है, मैं यहाँ ये इसको एटम मान लो, ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो क्या तुम समझ पाओगे? अंदर का नहीं, ये जो फ्रेम है ये अगर घूम रहा है तो क्या तुम समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। ठीक है, तो इसका क्या होता है? जीरो रोटेशनल मूवमेंट होता है, तो मैं लिखूंगा 0r। क्या होता है इसका? रोटेशनल मूवमेंट। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? देखो t प्लस r मतलब कितना? 3t प्लस 0r मतलब कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा इसका? डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्लियर? समझ में आ गया? मोनो एटमिक कैसे घूम सकता है, उसका मोशन कैसे कैसे पॉसिबल है, सिर्फ ट्रांसलेशनल पॉसिबल है, रोटेशनल नहीं है। और ध्यान सुनो, वाइब्रेशनल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया बॉन्ड ही नहीं बना रहा है वो। एक एटम कहां से बॉन्ड बना लेगा? तो उसका क्या है? बॉन्ड एंगल चेंज होगा, क्या इंटर एटमिक डिस्टेंस चेंज होगा? नहीं होगा ना, बस वही चीज। समझ गए? ठीक है, तो देखो तीनों तरीके समझ गए अब तुम। चलो आगे आओ, आगे की बात करते हैं अपन। कौन सा? अब मैं बात करता हूं डायटमिक की। ध्यान से सुनना, डायटमिक में क्या हो गया? 2 चीजें आ गई। ठीक है, क्या एक एटम जो है वो आपस में एक एटम से कैसे जुड़ा होगा? एक बॉन्ड से वो जुड़ा होगा। ध्यान से देखो कैसे कैसे मूव कर सकता है। इसको मैंने वापस बीच में रख दिया, ये कहां जा सकता है? देखो, एक ये जा सकता है y में, एक ये जा सकता है किसमें? x में, एक ये जा सकता है किसमें? आपका z में जा सकता है। क्लियर? ठीक है, समझ में आ गया? देखो तो ये क्या क्या कर रहा है, देखो ये जा रहा है y x z, तो ट्रांजिशन कितने हो गए? 3 हो गए। तो यहां पे मैं रख दूंगा 3t। 3 पॉसिबिलिटी है किसकी? ट्रांसलेशन की। एक्सिस के अराउंड को जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। क्लियर? चलो आगे जाओ। क्या रोटेशनल पॉसिबल है? अब पॉसिबल है, उसमें पॉसिबल नहीं था क्योंकि वो अपनी जगह पे खड़ा था। अब देखो ये कैसे कैसे घूम सकता है, मैंने अभी इसका एग्जांपल देके बताया था आपको पेन का। कैसे? एक तो ये घूम सकता है आपका कौन सा? देखो ऐसे वाला, ऐसा वाला बताया था, ऐसा वाला। ठीक है, और एक और कैसे घूम सकता है? वो ऐसे घूम सकता है, मैंने बताया था, ये वाला। ठीक है, तो कितने रोटेशन पॉसिबल हैं? यहां पर 2 रोटेशन पॉसिबल है, तो मैं क्या लिखूंगा? 2r। तो टोटल कितना हो जाएगा? देखो 3t प्लस 2r इज इक्वल टू कितना हो गया? 5r। 5r नहीं, मतलब यहां पे मैं बोलूंगा 5 हो गया। ठीक है, तो यहां पर f की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटमिक के लिए कितना होता है? 5 होता है। क्लियर? समझ में आ गया इतना? देखो कितना इजी चल रहा है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो पूरा क्लियर है। चलो आगे आओ। अब मैं बात करता हूं किसके लिए? ट्राइएटमिक के लिए, मगर नो लीनियर, सिर्फ लीनियर। जैसे कि सर ऐसे कैसे होता होगा? ठीक है, इसके एग्जांपल अपन समझ गया होगा ना तुम लोग, तो जैसे कि O2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारी गैसेज जो हैं वो सब। ठीक है, जो 2 एटम से मिलके बनी हो वो। चलो आगे जाओ। अब ट्राइएटमिक की बात कर लेते हैं। लीनियर, सर लीनियर भी है क्या? ट्राइएटमिक होता है क्या? बिल्कुल होता है भाई। CO2 भूल गए क्या? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन, ये CO2 है ना, ये भी तो क्या है? ट्राइएटमिक है। ये कैसे कैसे घूम सकता है सर, ये भी बता दो। चलो देखो भाई, क्योंकि ये लीनियर है, ध्यान से देखना अब। ठीक है, कुछ भी चीज चेंज नहीं हुई है। देखो बताता हूं मैं आपको। अभी अपन ने किसकी बात करी? डायटमिक की। तो वो दोनों एक इस पॉइंट पे था, एक इस पॉइंट पे था। ठीक है, दोनों ऐसे इस पॉइंट पे थे। अब ट्राइएटमिक की बात कर रहा है तो एक एटम जो है वो एक इधर और आ गया, एक इधर और आ गया, तो पॉसिबिलिटी तो 2 ही रही ना रोटेशन की भी। एक ऐसी रही, ये वाली घूमने वाली, ठीक है, और एक कौन सी वाली रही? एक ऐसी वाली रही। 2 ही है। ठीक है, और ट्रांजिशन कितनी है आपकी? 3 है। देखो कैसे कैसे जा सकता है, अब ध्यान से देखना। देखो ये आपका एक हो गया, ये वाला तरीका ऊपर, ये एक इस साइड जा सकता है, एक जा सकता है आपका किस साइड? इस साइड जा सकता है। तो 3 तो ट्रांसलेशन आपके क्या है? पॉसिबल है। रोटेशनल कितने पॉसिबल है? देखो एक तरीका तो ये जो मैंने आपको बताया था पहला, और दूसरा कौन सा है? ऐसा वाला, ऐसा वाला, समझ गए? ऐसा वाला। चलो देखो ये कितना हो जाएगा फिर? 2r। तो ये भी कितना आएगा? लगभग डायटमिक के सिमिलर आएगा। तो मैं लिख दूं जैसा ही रहेगा डायटमिक वैसा ही रहेगा ट्राइएटमिक का लीनियर वाला।
ठीक है, तो कितना आएगा इसका देखो 3t प्लस 2r इज इक्वल टू कितना आएगा, एस की वैल्यू जाएगी 5, खत्म। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 5 आ गया। क्या सर इसमें वाइब्रेशनल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्यों, क्योंकि बॉन्ड है तो वाइब्रेशनल जो है मोशन आएगा ही आएगा। क्लियर, चलो आगे जाओ। अब अपन बात करते हैं, अपन ने अभी लीनियर की बात करी थी, अब अपन बात करते हैं किसकी, नॉन लीनियर की। ठीक है, कैसे की सर, आप तो समझ गया होगा कि ये तो होता होगा S डबल बॉन्ड हो SO2, ये भी तो ट्राइएटमिक है, कैसे घूम सकता है सर, देखो फिर से हर चीज में ट्राई हो, मोनो हो, डाई हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी एक्सिस के अराउंड तो वो घूमेगा ही घूमेगा। ठीक है, तो यहां पर आप बिल्कुल आंख बंद करके 3t तो लिख ही दिया करो। अब बस आपको चेंज कहां करना है, रोटेशनल पे। ये कैसे आप रोटेट कर सकते हो, देखो एक तरीका क्या है, ऐसे घूमे, वही अपनी जगह पे ऐसे घूमे। एक दूसरा तरीका क्या है भैया, वो ऐसे घूमे, कैसे, देखो ये जो ऐसे घूमा जाए, ठीक है, ये दूसरा तरीका है। और एक और क्या है कि अगर मैं ऐसे रखूं उसको और ऐसे घुमाऊं तो उसका बीच वाला जो है वो तो चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे को कोई ऐसे घुमाए तो वो क्या हो जाएगा, वो जाएगा आपका रोटेशनल। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 जो है आपका रोटेशनल मोशन पॉसिबल है। तो ये कितना हो गया, देखो 3t प्लस 3r इज इक्वल टू 6, मतलब f की वैल्यू कितनी आएगी, 6, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हैं, 6 पॉसिबल है। क्लियर, ठीक है, आप सम अप करते हैं इसको और फिर अपन आगे चलते। देखो यहां पर अब क्या क्या अपन ने देख लिया है। अब ये जो है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जब अपन क्या समझेंगे, अपन ग्राफ समझोगे तुम, ठीक है, जब ग्राफ की बात करेंगे तो आपको ये लगेगा, क्यों, क्योंकि अपन ने अभी देखा ना एडियाबैटिक के लिए क्या होता है, पीवी गामा होता है, तो गामा की वैल्यू अपन को यहां से मिल सकती है बहुत इजीली, है ना। और ये किसका होगा, ये एडियाबैटिक का होगा ग्राफ। और पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है अपना किसका, आइसोथर्म में, ये बहुत बार पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों को कंपेयर कर सकते अपन क्या निकाल सकते हैं कि ग्राफ कौन सा बड़ा है, प्रेशर किसका ज्यादा है, तो ये सब वैल्यू जो है आपकी यहां से निकल के आ सकती है। क्लियर, चलो मोनो एटमिक के लिए एफ की वैल्यू कितनी थी, 3t प्लस 0r, मतलब कितना था, 3 था समझ गया ना, रोटेशन तो था ही नहीं उसमें। चलो डायटोमिक के लिए कितना था, 3 तो सम में लिख लो, 3t, आंख बंद करके 3t सम में लिख लो, ये भी हो गया 3t। क्लियर, चलो डायटोमिक के लिए यहां पर रोटेशन कितना था, कितने रोटेशन कर पा रहा था, एक तो ऐसा और एक ऐसा, तो कितना कर पा रहा था, 2, तो मैं लिख दूं 2r इज इक्वल टू कितना था, 5। ठीक है, यहां पे भी कितना था, 2r, मैंने बताया था सिमिलर होता है, इज इक्वल टू 5। यहां पर कितना था, 3 रोटेशन पॉसिबल थी, इज इक्वल टू 6। अब बात आती है आपको CV निकालने की, तो मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं बहुत सुंदर सा। क्या होता है, CV इज इक्वल टू होता है, ध्यान सुनो, CV इज इक्वल टू होता है FR डिवाइडेड बाय 2। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये क्या है आपका डिग्री, व्हाइट से लिखूं तो देखेगा क्या, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो नहीं लिखते, डिग्री ऑफ, ये क्या है आपका फ्रीडम। क्लियर, समझ गए, ये एफ का है। चलो देखो अब CV इज इक्वल टू फिर हो क्या जाएगा, देखो भाई CV इज इक्वल टू जाएगा 3, ये 3, R की वैल्यू डिवाइड बाय 2 है तो ये 2 रख दिया। R की वैल्यू कितनी रखोगे, यहाँ पे कितनी रखोगे, R की वैल्यू 8.314 वही वाला है। चलो जाओ, ये क्या जाएगा, CV हो जाएगा, किसके लिए, मोनोएटमिक के लिए। ये जो अगर मैं टेबल करा रहा हूं, ये CV अगर आपसे बन गया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर जाओगे, ठीक है, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको करने में। चलो देखो CV डायटोमिक के लिए क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाय 2। क्लियर, समझ में आ गया, चलो आगे जाओ, ये कितना हो जाएगा, CV इज इक्वल टू हो जाएगा 5R डिवाइडेड बाय 2, दोनों के दोनों सिमिलर होते हैं, ये बस चेंज हो जाएगा, CV इज इक्वल टू 6R डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसको मैं लिख सकता हूं 3R। क्लियर, समझ में आ गया। चलो CP की वैल्यू कैसे निकालोगे, CP का एक फॉर्मूला होता है, हम सभी को पता है, वो क्या फॉर्मूला क्या होता है, और वो होता है आपका CP, ठीक है, माइनस CV इज इक्वल टू होता है R। ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। और अपन ने अभी क्या निकाला है, CV की वैल्यू निकाली, तो CP की वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। देखो CP को मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूं, CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R प्लस CV हो जाएगा, ठीक है, यहां से निकलेगा। अब CP इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो CP इज इक्वल टू R प्लस 3 बाय
3r/2, तो ये कितना हो जाएगा 5r/2, 5r/2। ठीक है, यहां पर Cp की वैल्यू कितनी आएगी देखो, प्लस, सब में तो 2 ही 2 है तो 2 2 प्लस कर दो, कितना जाएगा देखो 7r/2, ये दोनों तो सेम है तो Cp की वैल्यू कितनी आएगी 7r/2। Cp इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, यहां पर 8r/2 मतलब 4r, ऐसे। क्लियर, समझ में आ गया? कितना इजी था, बहुत इजी था। फॉर्मूले आपको ये मेन जो पता होने चाहिए। अभी मैंने बताया था आपको गामा क्या होता है, वो Cp डिवाइड बाय Cm, Cp डिवाइड बाय, ऐसे लिख दो, ये जाएगा आपका Cp डिवाइड बाय Cv। ठीक है, इस फॉर्मूले से अपन निकालेंगे, दोनों वैल्यू हमारे पास हैं। ठीक है, तो क्या करो, Cp को डिवाइड कर दो Cm से, तो मतलब इसको ले सकता हूं मैं 5r/2 इंटू, मैं लिख रहा हूं, डिवाइड का इंटू करोगे तो उल्टा हो जाता है ना। ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 3r, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना हो जाएगा 5/3। ये किसके लिए आ गया, गामा की वैल्यू आ गई मोनो एटमिक के लिए। चलो आगे जाओ, गामा इज इक्वल टू, फिर इसमें पुट करूंगा तो कितना जाएगा देखो 7r डिवाइड बाय 2 इंटू, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाय 5r, r से r कैंसिल, कितना हो गया 2 से 2 कैंसिल, 7/5। ठीक है, ये होगा डायटोमिक के लिए। आगे जाओ, 7r डिवाइड बाय 2 इंटू, दोनों तो सेम ही है ना, ये देखो दोनों सेम की वैल्यू है तो इसको डायरेक्ट पुट कर रहा हूं मैं। ठीक है, इसको हटा के 7 डिवाइड बाय 5। क्लियर, इसको पुट करो, कितना आएगा देखो, यहां पर डायरेक्ट दिख रहा है आपको 8r डिवाइड बाय, यहां पर मैं लिख रहा हूं 8r डिवाइड बाय 2 इंटू, इसको उल्टा लिख रहा हूं मैं 2/6r, कितना आएगा 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, ये हो गया आपका 8/6। मतलब मैं इसको और काट के अगर लिखना चाहूं 2 के टर्म में डिवाइड कर दो, 4/3 आ जाएगा, 4/3। ये जो टेबल है आपकी हो गई तैयार, जल्दी से इसको ले स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये मेन टेबल है। क्या है ये, मेन टेबल है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको बताता हूं। देखो, Cv की वैल्यू देगा, ठीक है, आपसे वर्क डन पूछेगा, Cv आपको पुट करना पड़ेगा, समझ रहे हो, एडियाबैटिक वाला फॉर्मूला याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पे पूछ लेगा मोनोएटमिक के लिए बताओ, तो डायरेक्ट Cv पुट कर देना ना, ये वैल्यू रही आपकी Cv। देखो मोनोएटमिक के लिए क्या रखोगे 3r/2, r की वैल्यू आपको पता ही होती है, कब से पढ़ते आ रहे हो, r क्या है तुम्हारा, गैसेस कांस्टेंट ही तो है। क्लियर, समझ में आ गया? तो ये जो टेबल है आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, समझ में आ गया? क्लियर, ठीक है, इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। उम्मीद है बोर मत होना इसमें ठीक है, इसमें बोर मत होना, सिर्फ कैलकुलेशन का थोड़ा सा खेल था, कॉन्सेप्ट का खेल था, आपको फॉर्मूले पता होते तो बहुत इजीली आप कर जाओगे। क्लियर, इसको लेको फिर आगे चलते हैं। तो ये सब जो अपन ने कहानी करी है वो किसके लिए करी है, इन ग्राफ के लिए करी है। ठीक है, तो देखो अब तुम्हारा है क्या, टोटल कहानी देख लो। यहां पर सेम वॉल्यूम के लिए आपको बता रहे हैं क्या, एक्सपांशन। किस किस के बीच में ग्राफ, देखो भाई ये जो ग्राफ है ये P और V के बीच में क्या चल रहा है, ये ग्राफ चल रहा है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं, PV के बीच में ग्राफ है, एक आइसोथर्मल है, एक आपका एडियाबैटिक है ना। चलो अब देखो, हम सभी को पता है PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। किसके लिए होता है ये, आपका आइसोथर्मल में अगर अपन बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोथर्मल का। ठीक है, चलिए ठीक है। अब एडियाबैटिक में मैंने क्या बताया था, एडियाबैटिक में बताया था कि PV इज इक्वल टू होता है गामा, है ना, इज इक्वल टू ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, बिल्कुल होता है। चलिए ठीक है, ये किस में होता है, आपका एडियाबैटिक में होता है ना। अब देखो ग्राफ कैसे कैसे बनेगा, सबको पता है ना अभी तक तो कि PV का अगर ग्राफ है तो बॉयल्स वाला याद है कैसा बन रहा था, ऐसा बन रहा था। ठीक है, तो देखो ये वाला जो आपका ग्राफ आ रहा है, अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपांशन में, एक्सपांशन मतलब क्या है कि आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रहा है लेकिन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखो आपका जो वॉल्यूम है ये कहां हो रहा है, देखो बढ़ते जा रहा है, देख रहे हैं सीधा, अगर इस साइड जाएगा तो बढ़ेगा, इस साइड आएगा तो कम होगा। तो एक्सपांशन में मतलब ये होता है कि जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है। अब सेम वॉल्यूम क्यों लिखा है, मतलब दोनों के लिए अपन सेम की बात कर रहे हैं इसलिए, है ना। चलो देखो, तो ये चेंज की बात कर रही है, यहां पर अपना जो है ये सीधे सीधे जा रहा है। अब याद रखना कौन सा एडियाबैटिक होगा, कौन सा आइसोथर्मल होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तुम। ये देखो, ये जो सीधा जाता है, हमने पढ़ा हुआ है बॉयल्स में, वो ऐसा जो जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको अपन बोलते हैं यहां पर आइसोथर्मल। तो ये वाला जो रहेगा आपका, ये रहेगा आइसोथर्मल वाला ग्राफ। ठीक है, और ये वाला जो है ये है आपका एडियाबैटिक ग्राफ। ठीक है, ये एडियाबैटिक है। अब मैं आपको सभी को बता ही दूं कि यहां पर जो आपको रेड दिख रहा है वो एडियाबैटिक है, जो आपको ब्लैक दिख रहा है वो आइसोथर्मल है।
ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। यहां पर अब आपसे रिलेशन में पूछ क्या सकता है, ये पूछेगा कि प्रेशर बताओ, एक ग्राफ आपको ये वाला दे दिया मान लो, वो पूछेगा कि प्रेशर बताओ कि आइसोथर्मल का ज्यादा या एडियाबैटिक का ज्यादा, तो यहां फंसा सकता है। तो एक बार याद रखना, यहां पर अगर आपको ये वाला ग्राफ याद होगा तो ये जो ग्राफ है ये थोड़ा नीचे से जाता है, ये जो ग्राफ है थोड़ा नीचे से जाता है, क्यों, कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी वी की, है कि नहीं। चलिए देखें, तो यहां पर तो सीधे सीधा कांस्टेंट है और इसीलिए भी ऐसा जाता है। चलो अब अपन देख लेते हैं, अगर प्रेशर की मैं बात करता हूं तो प्रेशर कहां है, यहां पर प्रेशर है। तो अगर मैं निकालूं प्रेशर, ये देखो ये इधर है प्रेशर और यहां का इसका वाला प्रेशर इधर है, ठीक है। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि प्रेशर ऑफ आइसोथर्मल जो है ये ज्यादा है प्रेशर ऑफ एडियाबैटिक से। तो ये वाला रिलेशन याद रखिएगा, कौन सा वाला, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये देखो, क्लियर, समझ में आ गया। अब टेम्परेचर की बात कर लो, ये बताओ एडियाबैटिक है, ठीक है, और एक आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर की बात आएगी तो थोड़ा लॉजिक लगाओ, किसका ज्यादा होगा टेम्परेचर, सिंपल सी बात है आइसोथर्मल का टेम्परेचर ज्यादा होगा। क्लियर, चलो अब देखो, और एक चीज आपको अभी से बता दूं, अगर एक्सपांशन की बात हो रही है मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आपको वर्क ज्यादा करना पड़ेगा, किसमें, आइसोथर्मल में, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि एक्सपांशन की जहां पर भी बात होगी तो वर्क डन जो आइसोथर्मल का होता है ये हमेशा ही ज्यादा होता है किससे, वर्क डन ऑफ एडियाबैटिक। क्लियर, चलो देखो, तो ये बात हो गई एक्सपांशन की। बात कर लेते हैं अब किसकी, देखो कंप्रेशन की। कंप्रेशन मतलब कि वॉल्यूम कम हो रहा होगा, कंप्रेशन कम हो रहा है, एक्सपांशन बढ़ रहा है, कम कंप्रेशन, ठीक है। चलो यहां पर देखो क्या हो रहा है, ये रहा आपका एडियाबैटिक का ग्राफ, तो एडियाबैटिक का ये आपका ग्राफ रहा, ये आपका हो गया आपका फिर क्या हो गया, आइसोथर्मल का ग्राफ, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, चलो यहां पर थोड़ा सा उल्टा होने वाला है, यहां पर प्रेशर किसका ज्यादा था, आइसोथर्मल का, यहां पर उल्टा हो गया, कैसे, देखो ये जो अगर मैं देखूं यहां पर जो पीक देख रहे हो आप और यहां पर एक देख रहे हो तो कितना कम है, डिफरेंस काफी ज्यादा है किसमें, पी आई में और पी ए में। तो मैं लिखूंगा कि जो पी ए का ग्राफ है एडियाबैटिक का प्रेशर ज्यादा होता है और इसका कम होता है। क्लियर, अब इसमें थोड़ा और उल्टा हो जाता है, कैसा, कंप्रेशन में एडियाबैटिक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, आइसोथर्मल का कम हो जाता है, ठीक है। क्यों, P और V की बात चल रही है, हम सभी क्या जानते हैं, ध्यान से सुनते चलो अब, कि P और V की अगर बात चल रही है, अगर मैं यहां से एक निकालना चाहूं इक्वेशन, तो PV इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/T आएगा, पढ़ा हुआ है सबने। इक्वल ना मानो तो प्रोपोर्शनल कर लो, इनवर्सली तो होता ही है, ठीक है। यहां पर ये उल्टा लिखा है, क्या, ये V है भाई, V की बात चल रही है PV में से, है ना। चलो देखो, तो यहां पर ये क्या होता है, उल्टा होता है, अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, और अगर वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर क्या होगा आपका, कम होगा। सिंपल सी बात है ना, अगर प्रेशर भैया बढ़ाओगे दबाओगे तो चीजें कम होगी ना, और अगर प्रेशर थोड़ा कम दिया आपने तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा। चलो ठीक है, तो इसके कारण अगर मैं बात करूं, ठीक है, और अगर मैंने टेम्परेचर गैस की मैं बात करूं, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो चीजें एक्सपांड होती हैं, एक्सपांड होती है ना, ठीक है। तो देखो एक्सपांड होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो सेम चीज है इसमें, समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो एडियाबैटिक में TA ज्यादा रहेगा, टेम्परेचर जो है एडियाबैटिक का ज्यादा रहेगा एक्सपांशन कंप्रेशन में, और आइसोथर्मल का कम रहेगा। चलो अब बात करते हैं किसमें, आपका सेम प्रेशर पर। सेम प्रेशर पर क्या, देखो PV का ग्राफ है, सेम प्रेशर पर है। अब ये जो आपकी लाइन है ये कौन सा है, आइसोथर्मल, सेम रहेगा, ठीक है। अब ये जो है आपका कौन सा रहेगा, एडियाबैटिक रहेगा। कुछ भी चीजें ज्यादा कुछ तो खास चेंज होना है नहीं, ठीक है, सेम ही रहेगा। देखो ये जो ग्राफ है लगभग ऐसा आ रहा था, ये ग्राफ भी ऐसा ही आएगा ऑलमोस्ट, क्योंकि प्रेशर की बात चल रही है ना, ठीक है। चलो अब कंप्रेशन पे क्या होगा भाई, कंप्रेशन में क्या होगा, ये भी सेम ही जा रहा है, देखो ये ऊपर ही जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ये इस साइड जा रहा था, ये थोड़ा ऊपर साइड जा रहा है। वॉल्यूम जो होगा आइसोथर्मल का कंप्रेशन में सेम प्रेशर पर जो आइसोथर्मल का वॉल्यूम रहेगा वो रहेगा। क्लियर, ठीक है, समझ में आ गया इतना। चलो अब यहां पे देख लो कि वर्क डन जो है, हमेशा मैंने बताया था एक्सपांशन में वर्क डन आइसोथर्मल का ज्यादा ही होता है, और यहां पर आपका वर्क डन एडियाबैटिक का कम होता है एक्सपांशन में। सेम इसमें उल्टा कर सकते हैं, ठीक है, सेम इसमें भी होगा, आप उल्टा लिखेंगे मगर। क्लियर, कंप्रेशन है क्योंकि ये, क्लियर, समझ में आ गया। तो बस ये सब कहानी थी आपकी ग्राफ को लेके। मैं आपको एक बहुत अच्छे सा पॉइंट बताना चाहता हूं, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि नीट में ग्राफ को लेके कम क्वेश्चन आए हैं, काफी कम क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। और यहां से क्वेश्चन कहां से पूछता है भाई, वो पूछ लेगा तुमसे इक्वेशन से,
फॉर्मूले से, डेफिनेशन से, ठीक है, और रिलेशन से। ये यहां से आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अपना जो पूरी कहानी थी यहां पर खत्म होती है। अब थोड़ा सा चालू होगा आपका एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह। क्लियर है? ठीक है, इसको लिखना चाहो लिखो। चलो तो बच्चों इसी के साथ जो हमारा ये वाला जो वीडियो था यहाँ पर अपन ने फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है को आपका जो वीडियो रहेगा मैंने आप सभी को बताया ही, जिसमें अपन एंट्रोपी और गिव्स फ्री एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डेरिवेशन का थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन था, ठीक है, जो कि मैंने शॉर्ट में कवर करके आपको एक ही बात बता दिया है। फॉर्मूले जो आपके लिए वो मेन है वो मैंने आपको यहाँ पर करा दिए थे। ठीक है, और डेरिवेशन आपको देखना है तो मैम ने जो अभी आपका थर्मोडायनेमिक्स जो वन शॉट रिलीज हुआ है वहां पर मैम ने बहुत सही से बहुत अच्छे से आपको डेरिवेशन कराए हैं। अगर आप चाहे तो वहां पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन आपके लिए इस नीट में तो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो बस यही सब था मेरे साइड से। अब मैं आपसे आने वाले वीडियो में मिलूंगा और मैं मिलूंगा वहां लर्नो फ्री पर बेस्ट जहां। थैंक यू सो मच, आप जुड़े।